को लेकर के आपके बीच में बातचीत कर रहा हूं और अगली वीडियो में केवल 40 सिफारिशों पर बात करूंगा, विस्तार में बात करूंगा। फिर यह चैप्टर शुरू होता है, भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बनती है। पहला भाग खंड 1 और दूसरा भाग जिसमें मुख्य रिपोर्ट और सिफारिश है। इस पर पहले सबसे पहले एक चिट्ठी है, बीपी मंडल पूर्व सांसद चेयरमैन पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार। 31 दिसंबर 1980 को वो चिट्ठी लिखी गई और कहा जा रहा है इस चिट्ठी में कि 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी भाई देसाई ने मेरे अध्यक्षता वाले 4 सदस्यों वाले पिछड़े वर्ग का गठन किया, जिसमें 4 लोग थे, दीवान मोहनलाल, श्री आर भोले, श्री दीन बंधु साहू, श्री इक्के सुब्रमण्यम। और उसके बाद 21 मार्च 1979 को मोरारजी भाई ने उद्घाटन वक्तव्य के बाद अपना काम शुरू करने को हमसे कहा। यह कार्य 12 दिसंबर 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी के समापन भाषण के साथ पूरा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस आयोग का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया और हमारी जिम्मेदारी पूरी करने की बात कही। आयोग को 3 विस्तार मिले और इसमें जो काम किया गया वो मंडल जी लिख रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मानदंडों को निर्धारित करना और चिन्हित किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की बात करें। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 की बात। हमारे सामने यह चिंता भी आई कि कहीं इस रिपोर्ट का हश्र भी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट की तरह न हो। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग देश में बड़ी संख्या में हैं जो सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो चिट्ठी लिखी है बीपी मंडल जी ने 31 दिसंबर 1980 को, वहीं वो उन्होंने बता दिया था कि ये हो सकता है और 10 साल इस मंडल मिशन की सिफारिश के साथ वही हुआ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि किस तरह से हमने इसमें विस्तार में वो सारी बात कही है और भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी को ये चिट्ठी समर्पित की गई। और फिर आप अगले पन्ने पर जाएंगे तो आयोग का संयोजन और विचारार्थ विषय पर विस्तार से बात की गई है। कैसे ये सारे सदस्य लोग थे, इनको जो उद्देश्य दिया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना, चिन्हित किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना, वांछनीयता की जांच करना या ऐसे पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान करना जिन्हें केंद्र या किसी राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में और पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और तथ्यों की जांच करके मिली जानकारियों और उस आधार पर अपनी राय के मुताबिक उचित सिफारिशें कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना। ये इनके काम थे। और उस समय ये जो काम थे वो संयुक्त सचिव भारत सरकार PS कृष्णन की चिट्ठी पर जारी किए गए थे, जो इस आयोग को दिए गए थे कि भाई आपका गठन हो रहा है, आपको ये काम करना है। फिर उस आयोग की अपनी भूमिका इस किताब में आगे मिलेगी और भूमिका के बाद अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 14 तक सिलसिलेवार पूरी रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं अध्याय 12 तक की एक बुनियादी सूचना दे रहा हूं। सिफारिशों के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, इस किताब की दूसरी वीडियो होगी। तो पहले अध्याय में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो काका कालेलकर कमीशन बना था उसके बारे में आपको सूचना मिलेगी। कैसे 29 जनवरी 1953 को वो पहला आयोग बना, 30 मार्च 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 152 सवालों की प्रश्नावली जारी की थी और उसमें उन्होंने निम्नलिखित मानदंड तय किए थे। हिंदू समाज के परंपरागत जाति क्रम में निम्न सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, किसी जाति या समुदाय के बड़े तबके में सामान्य शैक्षणिक उन्नति की कमी, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व न होना, कारोबार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये सब उनका आयोग का काम था। और उन्होंने फिर जो सिफारिशें दी थी उसमें 2399 पिछड़ी जातियों को शामिल किया, 837 को अत्यंत पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत किया और 930 पिछड़े जातियों और समुदायों को जनसंख्या के अनुपात में लाने के लिए आयोग ने सहयोग किया। और इन्होंने तमाम तरह के सवालों की बात की। 1931 की जनगणना में जनसंख्या के जातिवार विस्तृत विवरणों को शामिल किया जाए, ये काका कालेलकर कमीशन में भी है। और आगे आपको फिर से बता रहा हूं, मंडल कमीशन भी ये बात कहता है कि जाति जनगणना हुई ही नहीं 1931 के बाद। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980 में आई उसमें भी कहा गया कि भाई आपको जाति जनगणना करनी चाहिए। काका कालेलकर कमीशन भी कह रहा है कि 1961 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल कीजिए। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, हिंदू समाज के परंपरागत जातीय सोपान में उनके निम्न स्थिति के मुताबिक उनके सामाजिक पिछड़ेपन की तुलना की जाए। और तीसरी बात कह रहा है, सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में माना जाए,
ये दिक्कत अलग, काका कालेलकर कमीशन। फिर वो कह रहे हैं कि व्यवसाय संबंधी और पिछड़े वर्ग के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए 70% सीटें आरक्षित की जाए तकनीक और व्यवसाय में। सभी सरकारी सेवाओं की रिक्तियों और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम आरक्षण निम्न पैमाने पर किया जाए। पहली श्रेणी में 25% आरक्षण, दूसरे में 3 या 3.5, उसके बाद फिर चतुर्थ श्रेणी में 40%, तृतीय और चतुर्थ। काका कालेलकर कमीशन में सबसे बड़ी दिक्कत की थी कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में केवल जाति नहीं, वो आर्थिक आधार मान रहे थे, जिसको वो खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने कहा कि आखिर में केंद्र सरकार ने फैसला लिया इस आयोग की सिफारिश पर कि पिछड़े वर्ग की कोई अखिल भारतीय सूची नहीं तैयार की जानी चाहिए और न ही केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा पिछड़े वर्ग के किसी समूह को आरक्षण दिया जाना चाहिए। काका कालेलकर कमीशन पर यह हश्र हुआ था और फिर पाया गया कि इनकी कोई सूची तैयार ही नहीं हुई और फिर यह कमीशन किस तरह से फेल हुआ और इसको लेकर के यह बात कही गई कि कैसे ये पूरा डिजाइन या पूरा आयोग की रिपोर्ट ही कमजोर थी। इस पूरी रिपोर्ट का हश्र वही हुआ जो इसका होना था और ये पूरा कमीशन, और उस कमीशन के नाम पर फिर टाल दिया गया देश की आदायवादी की बात को। अध्याय 2 कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति पर सिलसिलेवार बात की गई है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियों में क्या स्थिति है, शिक्षा में क्या स्थिति है, इसका आंकड़ा आपको इस अध्याय में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कैसे 112 समुदायों की अलग सूची है पिछड़े वर्ग की, और फिर आंध्र प्रदेश में किस तरह से 1 अप्रैल 1968 में मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की नियुक्ति हुई थी। इसके बारे में विस्तार से आपको यहाँ बात मिलेगी और उसका डेटा मिलेगा। बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में पिछड़े वर्ग आयोग के लिए अत्यंत पिछड़े मोस्ट बैकवर्ड की बात की जाएगी। 1964 में एक बालाजी मामले में उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए पिछड़ी जाति के लिए सूची की बात की गई है। मुंगेरी लाल जून 1971 में श्री मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बिहार में किया गया था और उसने कुछ सिफारिशें दी थी कि कैसे आरक्षण लागू किया जाना चाहिए अलग अलग जगहों पर। उसके बाद फिर गुजरात की बात की गई है, इसमें वहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1972 में किया गया क्योंकि ये राज्य सूची में भी आता है, वहां राज्य भी पिछड़े वर्ग की तमाम चीजों को कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे 1956 में सिविल सर्विस कानून के तहत पिछड़े वर्ग की बात की गई और वहां 1969 में जाकर के फिर से द जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन रूल 1970 को पारित किया गया, लेकिन वहां पर कैसे दिक्कतें आई। कर्नाटक की बात की गई तो 1959-1960 में नागन्ना गौड़ा के अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग समिति बनी, उसमें कैसे डेटा आया सामने, उसका विस्तार में आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो 1961 में श्री BD देशमुख की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसकी सिफारिशें क्या रही। पंजाब में 1951 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना और कैसे पिछड़ेपन को उन्होंने रेखांकित किया। 1965 में फिर बृषभान की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग समिति बनी। उत्तर प्रदेश में 1975 में श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 77 में इसकी सिफारिशें आई और उसने क्या प्रावधान दिया। तमिलनाडु जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 1927 में मद्रास सरकार ने 5 श्रेणी बना दी थी और उसके बाद 1951 के कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर अनुच्छेद 5, 15, 4, 16, 4 जोड़ा गया। जानते हैं कि पेरियार का आंदोलन कैसे वहां आगे आया था। AN सत्तानाथन की अध्यक्षता में नवंबर 1969 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग तमिलनाडु में बना और उसके बाद कैसे वहां पर रिजर्वेशन 69% तक चला गया। तो ये पूरे तीसरे चैप्टर में आपको सवा पिछड़े वर्ग आयोगों के बारे में बात मिलेगी। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपको मिलेगा कि वर्गीकरण और डेटाबेस, इसको कैसे तैयार किया गया, इसके कैसे पैमाने बनाए गए, सामाजिक पिछड़ेपन के लिए गोष्ठियां की गई, प्रश्नावली तैयार की गई, राज्य की अलग, केंद्र की अलग, फिर आम नागरिकों की, स्वयंसेवी संस्थाओं की, शिक्षकों की, प्रोफेसरों की, डॉक्टरों की, सामान्य ग्रामीणों की, सबके लिए अलग अलग सूची प्रश्नावली तैयार की गई थी। आयोग ने यात्रा की, आयोग ने 84 जिला मुख्यालयों 37 गांवों का दौरा किया, 171 बैठकें की, 2638 प्रतिनिधि मंडलों से मिले और सर्वे किया क्योंकि इनके पास जाति जनगणना के आंकड़े नहीं थे। ये बार बार ये कहते रहे कि 1931 के बाद आपने आंकड़े नहीं जारी किए, तो प्रश्नावली बनाई, सर्वे किया और 31 की जनगणना को आधार बनाया। तो चैप्टर 3 में आपको ये विस्तार में मिलेगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये तार्किक प्रक्रिया थी, इसलिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।
साक्ष्य कौन कौन से लाए गए, सामाजिक शैक्षणिक सर्वे कैसे किया गया, इसके विस्तार में बात की गई। और जनगणना वाली बात को तीसरे अध्याय के 7वें बिंदु में कहा गया है कि कैसे 1931 की जनगणना के आंकड़े हमने इस्तेमाल किए हैं, आपको तत्काल जनगणना करानी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कैसे उन्होंने उनके डेटा का इस्तेमाल किया, तो एक पूरा डेटा कलेक्शन साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ किया गया। अध्याय 4 में सामाजिक पिछड़ापन और जाति के कॉन्सेप्ट और वैचारिकी पर विस्तार में बात की गई है कि कैसे ये जात व्यवस्था काम करती है भारतीय समाज में, कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वर्ण व्यवस्था बटी, फिर पेशों के आधार पर कैसे जातियां बनी और उन जातियों की सामाजिक स्थितियां क्या है, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण आपको अध्याय 4 में मिलेगा। विस्तार में आपको ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। अध्याय 5 में जाति की सामाजिक गति विज्ञान है, कैसे जातियां काम करती हैं, कैसे वो आगे बढ़ती हैं, उनकी उन्नति, उनकी गतिशीलता, उनका ठहराव, ये कैसे काम करता है, इसमें मिलेगा। यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट केवल आपको ये नहीं है कि पिछड़े वर्ग का क्या क्या है, वो एक वैज्ञानिक दस्तावेज है। इसीलिए मैंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर में होनी चाहिए। 6वां अध्याय आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार की बात कर रहा है कि कैसे आजीविका से लेकर के तमाम चीजें जुड़ी होती हैं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कैसे पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दिए जाने की जरूरत है। और कुछ देशज मुहावरे, कुछ देशज तमाम चीजें, उसको लेकर के यह कमीशन राजनीति का विश्लेषण करता है अपने दौर की। इसी जगह पर 15वें बिंदु में मेरिट का धज्जी उड़ाता है। मेरिट के नाम पर कैसे इन तबकों की नुमाइंदगी को रोका गया, इसके लिए भी आपको यह कमीशन की रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर तो हमला कर दिया जाता है कि आरक्षण वाले बिना मेरिट के हैं, वो तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, वो तो जो है 0 नंबर ले आते हैं, उनका बनाया पुल गिर जाता है और आप सहते रहते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ते तो मेरिट के नाम पर आप जवाब आंख में आंख डाल करके दे पाते। ये जो विशेषाधिकार प्राप्त जो है समूह है, ये सबसे ज्यादा मेरिट विहीन है और मेरिट की पूरी संकल्पना ही किस तरह से दिक्कत तलब है। इसमें 6वां अध्याय आपको 15वें पॉइंट पर जरूर पढ़ना चाहिए। 7वां अध्याय है सामाजिक न्याय, संविधान और कानून के क्या प्रावधान है, कैसे कैसे तमाम कोर्ट केस हुए, तमाम कोर्ट केसों की इसमें जिक्र किया है, वो हाई कोर्ट के हों, वो सुप्रीम कोर्ट के हों, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से कैसे जुड़े हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि आज अगर ये सारी चीजें आती तो कैसे उन कोर्ट केसों का रवैया इसमें जुड़ जाता। नीट का आरक्षण, रोस्टर का मामला, ये इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए। अध्याय 8 है अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में उत्तर और दक्षिण की तुलना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करना बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया है। जातियों में विभाजित हिंदू समाज में जाति व सामाजिक आर्थिक स्थिति नजदीकी से जुड़ी हुई है। मुट्ठी भर उच्च जातियों ने जीवन की सभी बेहतर चीजों पर कब्जा कर लिया और बड़ी संख्या में मौजूद निम्न जातियां सामान्य जीवन जीने की बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रह गई। इसे देखते हुए स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सबसे जरूरी मसला उच्च और निम्न के बीच खाई को पाटना व ज्यादा साम्यवादी समाज, समन्वयवादी समाज बनाने की कोशिश करना। यह है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, इस मंशा से काम करती है। इस देश में आरक्षण और दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ जो नफरत भरी है, इसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट को एकेडमिया में, आम रोजमर्रा में शामिल ही नहीं किया गया। अगर ये डॉक्यूमेंट घर घर पढ़ाया जाता तो सोचिए हम कितना तार्किक, विवेकशील, मानवतावादी विचार को अपने नई पीढ़ी को दे पाते और एक बेहतर दुनिया बनती। अध्याय 8 आपको वो संकेत कर रहा है। और फिर इसमें विस्तार में कैसे राज्यों में अलग अलग स्थितियां क्या क्या थी, कैसे कैसे उत्तर दक्षिण के राज्यों में क्या क्या चीजें हुई, कहां दक्षिण में ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सामाजिक न्याय लागू हुआ, उत्तर में क्यों लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के अलग अलग विश्लेषण किए गए इसमें। अध्याय 9 में केंद्र व राज्यों की ओर से जो साक्ष्य वो किए गए उसका विश्लेषण है। राज्य सरकारों के लिए जो प्रश्नावली है उसका विस्तार में यहाँ पर बात की गई है। जो निराशा हासिल हुई इस आयोग को उसका भी जिक्र किया। इन्होंने आलोचना भी की है कि केंद्र ने ये गलती की, राज्य ने ये गलती की, तमाम आलोचनाएं आपको मिलेंगी। ये अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे राज्यवार आंकड़े गलत हैं, झूठ बोला गया, शैक्षणिक आंकड़े नहीं है, उन राज्यों की इसमें मजम्मत की गई है और इसमें विश्लेषण किया गया है कि हम किस तरह से इनका विश्लेषण कर पाएंगे। और अंत में डेटा दे रहे हैं कि भाई यहां तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ही नहीं। इसलिए मंडल कमीशन सिफारिश करता है कि भाई अगर आप इस देश को चलाने में 2%, 3% ऊंची नौकरियों में, सामान्य नौकरियों में 4-5%, 6%,
लोअर ग्रेड की नौकरियों में 10 से 12% है, आबादी उनकी 52% है। तो ये देश चल कैसे रहा है, ये उस चैप्टर में अध्याय 7 में, 8 में, 9 में मिलेगा। 10 में फिर ये अध्याय है कि जनता से जुटाए गए साक्ष्य क्या हैं, उसका विस्तार में डिटेलिंग की गई। और लोकसभा में क्या हुआ, 7वीं लोकसभा में क्या हुआ, राज्य सरकारें कैसे धोखा देती रही, केंद्र सरकारें कैसे धोखा देती रही, आयोग का दौरा कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा, इस पर विस्तार में बात की गई। अलग अलग जातियों की अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इस किताब में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 में छोटी छोटी जातियां, तेली है, कुम्हार है, नाई है, बढ़ई है, मोची है, और उन जातियों का नाम कैसे बदल जाता है, राज्यों में अलग अलग है, केंद्र में कैसे उनको सूची में रखा जाए, राज्य में रखा जाए, इसका तार्किक विश्लेषण मिलेगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं, लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन आप पढ़िए कम से कम इन सारी चीजों को। 11वां चैप्टर है सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण और पिछड़ेपन के मानदंड। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है नमूनों का सर्वेक्षण करने, सर्वे का संगठन करने, और इन सब के आधार पर जो उन्होंने मानदंड तय किया कि वो देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के संकेतक जो चुने। सामाजिक संकेतक में जाति, वर्ग, अन्य लोग सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हो, आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर हो, कम से कम 25% महिलाओं और 10% पुरुषों का विवाह ग्रामीण इलाकों में हुआ हो, जाति वर्ग में कामकाजी महिलाओं का औसत राज्य की औसत कामकाजी महिलाओं की तुलना में 25% कम से कम 25% ज्यादा हो, जाति वर्ग जिनमें 5 से 15 शैक्षणिक आधार बनाया, 5 से 15 उम्र के बच्चों को स्कूल न जाने को मिला हो, 25% से ज्यादा हो अगर इनका, जाति वर्ग जिनमें 5 से 15 साल के स्कूल छोड़ने की दर जो है 25% से ज्यादा हो। इन सबको कैसे इनको सूची में रखेंगे, किसको बाहर रखेंगे। आर्थिक आधार पर औसत संपत्ति कैसे 25% से नीचे हो, कच्चा मकान हो या पेयजल का स्रोत है कि नहीं है, उनका घर कितनी दूर है मुख्य सड़क से, तमाम तार्किक विश्लेषण करके पिछड़ेपन का आधार नापा गया। 12वें अध्याय में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए हिंदू समुदाय में ओबीसी की बात की गई है। फिर विभिन्न राज्यों द्वारा अनुसूचित सूची जो ओबीसी की, उसका विश्लेषण किया गया। गैर हिंदू समुदायों में ओबीसी कैसे काम करता है, इसका विश्लेषण किया गया। सैयद, शेख, पठान और इन सारी चीजों में जैसे पसमानदा का सवाल है। और याद रखना होगा, मंडल कमीशन ने गैर हिंदू पिछड़े तबकों को भी शामिल किया और उनको आरक्षण मिलता है, इसलिए मंडल कमीशन मुकम्मल दस्तावेज है राष्ट्र निर्माण का। ओबीसी के अनुवादित आबादी का विश्लेषण चैप्टर 12 के लास्ट में मिलेगा, जहां वो कहते हैं 12% है, जहां वो कहते हैं 52% ओबीसी की आबादी है, और वो आबादी इस चार्ट में आपको दिख रही होगी। उसमें तमाम जातियां, तमाम हिंदू फोल्ड में, कथित हिंदू फोल्ड में जो आती हैं, जो गैर हिंदू फोल्ड में आती हैं, उन सब जातियों का विश्लेषण। तो पहली वीडियो में तो केवल मैंने परिचय दिया है। इसके आगे जो अध्याय 13 है, यानी जिसमें सिफारिशें की गई हैं, वह सिफारिशें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसको देखने के लिए मेरे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार करिए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी दस्तावेज है, घर घर होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल को घर से हटा करके संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की किताब घर में रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। आपका आज बदलेगा, बच्चों के लिए कल बदलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।